अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। सिंध में कोरोना से बेरोजगार अफराद की तादाद बाकी सूबों से ज्यादा है। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में सिंध से 32% अफराद ने दरखास्तें भिजवाई। लाड़काना में फंड तकसीम के दौरान ज्यादातर छाबड़ी वाले अफराद देखे। रेडी वालों का गुजारा रोजाना की आमदन की बुनियाद पर होता है। गवर्नर सिंध को छाबड़ी वालों के मसाइल पर वज़ीर आला से बात करने के लिए कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। सी-पैक मंसूबे पाकिस्तानी अवाम को तरक्की के मौके फराहम करेंगे। सी-पैक मंसूबों से मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी से दोनों ममालिक को फायदा होगा। सी-पैक मंसूबों के तहत सूबों में खुसूसी इकनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। सी-पैक 2 के तहत नए रेलवे ट्रैक्स बनाए जाएंगे। हवेलिया में ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा। तमाम रेलवे ट्रैक्स को बदला जाएगा। चेयरमैन सी-पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड आसिम सलीम बादशाह का HMC टेक्सला में चीनी कंपनियों के साथ मुआहदे दस्तखत करने की तकरीब से खिताब। चीन के ताउन से हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली का मंसूबा। चीन की 6 बड़ी कारोबारी कंपनियों के HMC के साथ मुआहदों पर दस्तखत। मैनेजिंग डायरेक्टर हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स ने मुआहदों पर दस्तखत किए। चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी, शिंगलिंग एक्सपोर्ट और दीगर कंपनियों ने मुआहदों पर दस्तखत किए। तकरीब में चेयरमैन सी-पैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बादशाह और चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी शरीक थे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का रूस के वज़ीर खारिजा सरगई लारोव के साथ टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़ीर खारिजा के माबैन कोरोना वबाई सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल में अब तक होने वाली पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान अफगान अमन अमल में मुसालिहाना किरदार मुश्तरका जिम्मेदारी के तहत खुलूस नियत के साथ अदा करता चला आ रहा है और करता रहेगा। वज़ीर खारिजा। आजाद जम्मू कश्मीर का माली साल 2020-21 के लिए 1 खरब 39 अरब 50 करोड़ रुपए हजम का टैक्स फ्री बजट पेश। बजट में 1 खरब 15 अरब गैर तरक्याती मीज़ानिया जबकि 24 अरब 50 करोड़ तरक्याती अखराजात के लिए तजवीज़ किए गए। विफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के तरक्याती अखराजात के लिए 24.5 अरब रुपए फराहम किए। आमदन का तखमीना 1 खरब 13 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया है। वज़ीर खजाना डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी खान ने बजट पेश किया। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,358 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 1,60,118 तक जा पहुंची। मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,093 अफराद जान बहक, 59,215 सेहतयाब हो चुके हैं। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मजीद टेस्टिंग सामान की तरसील। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को 20,000 RNA ऑटो एक्सट्रैक्टर्स दिए गए। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 10,000 RNA ऑटो एक्सट्रैक्टर्स की फराहमी। पंजाब और आजाद कश्मीर को एक RNA ऑटो एक्सट्रैक्शन मशीन भी फराहम की गई। तर्जुमान NDF। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अज़्ज़ा के अरकान असम्बली की गुफ्त मुलाकात। कोरोना का फैलाव कम करने के लिए अवाम का भरपूर ताउन बेहद जरूरी है। ज्यादा मुतासिर इलाकों को सील कर दिया गया है। कोरोना केसेस खत्म होने पर सील शुदा इलाकों को खोल दिया जाएगा। अवाम मास्क पहने और सिमाती फासले की पाबंदी को अपनाएं। सरदार उस्मान बुज़दार की अपील। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 84 लाख के करीब पहुंच गई। 4,51,000 से ज्यादा अफराद हलाक, 44,14,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में 22,34,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,20,000 के करीब जान की बाजी हार गई।
انسداد دہشت گردی کی عدالت نے MKM رہنما عمران فاروق کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا. تینوں ملزمان کو عمر قید اور 10-10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا. تینوں ملزمان عمران فاروق کے ورثاء کو 10-10 لاکھ روپے ادا کریں گے. تینوں ملزمان خالد شمی، محسن علی اور معظم علی گرفتار ہیں، جبکہ 4 ملزمان بانی MKM محمد انور، افتخار حسین اور کاشف کامران اشتہاری قرار. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی. پلوامہ میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید. نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا. علاقے کی ناکہ بندی، انٹرنیٹ سروس بھی معطل. ملک بھر میں انسداد ٹڈی دل مہم بھرپور انداز میں جاری. محکمہ زراعت، فضائی تحفظ اور پاک فوج کی مشترکہ ٹیموں کا متاثرہ اضلاع میں سروے اور کنٹرول آپریشن. ٹڈی دل کے مؤثر تدارک کے لیے ہوائی جہازوں ہیلی کاپٹرز کی مدد سے اسپرے. Aguero 40 scored, base of the post denied him, but following up Phil Foden. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
है कदीमो कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये वो अल्फाज हैं जो करीबन 4 दिहाइयों तक पाकिस्तानी अवाम ने और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों ने और वो लोग जो कि उर्दू ज़बान समझते हैं, देखते हैं, उन तक पहुंचे और पहुंचे तारिक अजीज साहब की ज़बानी, जो कि आज हमें नहीं रहे। अफसोस की बात तो ये है कि आज जब हम इस अजीम शख्सियत की बात कर रहे हैं, जिनकी यादों की बात हम कर रहे हैं, वो आज हमें नहीं हैं। और ये अल्फाज जिनको हम मुसलसल सुनते रहे, बहुत सारे मुझ जैसे लोग, मुझसे पहले वाले और कुछ हद तक हमारे जूनियर्स भी ऐसे हैं जो कि इस आवाज़ को सुनते हुए बड़े हुए, अब दोबारा इस आवाज़ को कभी नहीं सुन पाएंगे। आज तारिक अजीज साहब का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान टेलीविजन के साथ तारिक अजीज साहब का ताल्लुक आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। वो पहली आवाज़, वो पहली शक्ल, वो पहला चेहरा जो पाकिस्तान के अवाम ने टीवी स्क्रीन पे देखा, वो तारिक अजीज साहब का था। वो पहली आवाज़ जो किसी मेल अनाउंसर की पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखी और सुनी, वो तारिक अजीज साहब की थी। तारिक अजीज साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत, तारिक अजीज साहब की लाहौर से मोहब्बत और तारिक अजीज साहब की पाकिस्तान टेलीविजन से मोहब्बत, यकीनी तौर पर इसका कोई सानी नहीं था। उनके चेहरे में नज़र आती थी, उनकी बातों में नज़र आती थी, हम सुनते थे, हम देखते थे। वो एक चलता फिरता पाकिस्तान का एक नक्शा थे, एक इंसाइक्लोपीडिया का ऐसा जरिया थे हमारी कौम के लिए, जिसने अपने जैसे कई लोगों को इंस्पायर किया। कई लोगों ने तारिक अजीज बनने की कोशिश की, हम जैसे कई लोगों ने उनको बोलता देखकर बोलने की कोशिश की, बोलने का हुनर सीखने की कोशिश की। आज जब हम तारिक अजीज साहब की रहलत की बात कर रहे हैं तो दिल तो रंजीदा है ही, लेकिन उस नुकसान के ऊपर सबसे ज्यादा सोचने का और बात करने का दिल चाहता है, जो नुकसान आज पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री को एंड मोस्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान टेलीविजन को इट्सेल्फ हुआ है। तारिक अजीज साहब को यकीनी तौर पे हम नहीं, हमारी सभी आने वाली नस्लें, मौजूदा पाकिस्तान के सभी लोग सलाम पेश करते हैं। और हमें यकीन है कि जब तक पाकिस्तान में टेलीविजन रहेगा और यकीनी तौर पे हमेशा रहेगा, तारिक अजीज साहब का नाम बतौर पहली आवाज़, बतौर पहली शक्ल जो पाकिस्तान के लोगों ने देखी टेलीविजन पर, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। इसी हवाले से हमने इस नशिस्त का एहतमाम किया है और कुछ आम मेहमानों को भी दावत दी है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ तारिक अजीज साहब की ज़िंदगी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं तारिक अजीज साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, आज पाकिस्तान टेलीविजन पर बैठ के बात कर रहा हूँ। ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। तारिक अजीज साहब 28 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश इंडिया के शहर जालंधर में पैदा हुए। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन के साथ बाकायदा तौर पर आगाज़ किया अपने फ़नी सफ़र का। 1974 में जो गेम शो अपना लॉन्च किया, पाकिस्तान का पहला और समहाउ बरसगीर का पहला मशहूर तरीन गेम शो लॉन्च किया तारिक अजीज साहब ने, नीलाम घर के नाम से। और उसके बाद अगर कोई शख्स एक ब्रांड के तौर पे पूरे मुल्क में मकबूल हुआ, जिसको पूरे मुल्क ने जाना और इस मुल्क के तवस्सुत से पाकिस्तान टेलीविजन के रेफरेंस से पूरी दुनिया ने जाना, तो वो तारिक अजीज साहब थे और एक ब्रांड बना। इस वक्त हम आपको उनके नमाज जनाजा के कुछ लाइव शॉट्स भी दिखा रहे हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ा दिल अफसुर्दा है, बड़े भारी लम्हात हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो एक अमल, वो एक सिलसिला जिसकी तरवीज सारी उम्र तारिक अजीज साहब करते रहे, जिसकी जानिब तवज्जो दिलाते रहे कि एक दिन हमने दुनिया से जाना है। और उसके साथ साथ कई उनकी शायरी की हम अगर बात करें तो उनकी शायरी भी इसके इर्द गिर्द घूमती है कि जब आदमी नहीं रहेगा,
तो उसके बाद उसको कैसे याद किया जाएगा। और हमजाद उनकी किताब का टाइटल भी है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक चीज़ देखने वाली है वो ये है कि अजीम शख्सियात पाकिस्तान के अंदर किस कदर बड़ी बड़ी शख्सियात पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की धरती ने पैदा की और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम ये आपको मनाजिर भी साथ साथ दिखाते रहेंगे, उसके साथ साथ तारिक अजीज साहब की शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शायद ये 30, 40, 50 मिनट तो क्या कई घंटे, कई दिन नाकाफी हैं जो उनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो नारा जो वो लगाते थे वो आज तक कौम के दिलों में जिंदा है और पाकिस्तान जिंदाबाद का वो नारा शायद उन जैसा नारा कोई लगा नहीं पाएगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मेरे साथ कमल नसीर साहिबा मौजूद हैं। शी ऑल्सो नीड नो इंट्रोडक्शन, आप इनको जानते हैं। पहली पाकिस्तान की खातून न्यूज कास्टर के तौर पर, खातून अनाउंसर के तौर पर पूरी दुनिया इनको जानती है। जिस तरह तारिक अजीज साहब बतौर फर्स्ट मेल अनाउंसर पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा के लिए मौजूद हैं, कमल नसीर साहिबा भी यकीनी तौर पे एक ऐसी ही शख्सियत हैं और इनका एक बहुत बड़ा मकाम है। आप इनको हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जब भी हम इनको मदऊ करते हैं ये आती हैं और इससे पहले बहुत अरसे तक यही काम जो अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसे बहुत बखूबी करती रही हैं कमल नसीर साहिबा। आई एम ऑनर्ड कि इस वक्त मेरे साथ स्काइप लिंक पे हैं और तारिक अजीज साहब के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। कमल साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फिलवक्त प्रोग्राम मैनेजर हैं लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन के, लेकिन तारिक अजीज साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा इनका बतौर प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूस करते रहे उनका प्रोग्राम। और उसके साथ साथ चूँकि लाहौर से ही ताल्लुक़ है कैसर साहब का भी और लाहौर से ही तारिक अजीज साहब भी थे और बड़ी बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा रोमांस था तारिक अजीज साहब का लाहौर के साथ। तो हम कैसर शरीफ साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और कुछ मजीद अहम शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताया गया कि अयूब खावर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वंस अगेन, पाकिस्तान टेलीविजन की जब हम बात करते हैं, डायरेक्शन और प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ा नाम और इस वक्त भी मीडिया के अंदर बड़ी सरकर्दा शख्सियत हैं, बड़ी ज़बरदस्त अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और एक बहुत बड़े नाम के तौर पे मौजूद है हमारे बीच में। अयूब खावर साहब भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों साहिबान का, तीनों मेहमान शख्सियात का, कमल नसीर साहिबा और कैसर शरीफ, अयूब खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले कमल नसीर साहिबा, आप ही से मैं आगाज करूंगा। आपकी कुछ ऑडियो बीपर्स मैंने सुने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, आपको तारिक अजीज साहब के बारे में बात करते सुना। कह दीजिए क्या कहना चाहती हैं। तारिक अजीज अब हम में नहीं हैं, जहाने फानी से जा चुके हैं, उनकी नमाज जनाजा हो रही है। बहुत मुश्किल, बड़ा कड़ा वक्त है एक लेजेंड को इस तरीके से जाते देखना। कमल नसीर साहब। अजीब मानूस शख्स था, आया इधर चला गया। मेरे साथ तारिक का, जैसे आपने कहा, 26 नवंबर से पहले का साथ है और ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर के हवाले से है। और 26 नवंबर के बाद तो खैर हर रोज का साथ 2 लोगों का IQ शीट पकड़ा दी जाती थी, तो उसमें बांट लेते थे कि इसकी अनाउंसमेंट तारिक करेंगे और इसकी अनाउंसमेंट मैं करूंगी। और फिर शाम शुरू हो जाती थी और वहाँ एक इलेक्ट्रिक का समा होता था, इसलिए कि किसी वक्त भी फिल्म टूट सकती थी। हमारे पास एड्स तो थी नहीं, कमर्शियल थे नहीं, तो अपनी आवाज और अपने उस पर ही हमें वो टाइम कवर करना होता था। तारिक मेरे लिए एक अजीज तरीन दोस्त थे, एक साथी जो हमेशा फिर जिंदगी में बाद में एक फैमिली की तरह मेरे साथ रहे। अगर मैं टेलीविजन पे नहीं भी आ रही थी बाकायदा, तो हम हमेशा रास्ते में रहते। बहुत से शोज हमने इकट्ठे किए, 6 सितंबर का हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह हो। कमल साहिबा, माजरत के साथ आपको रोकना पड़ेगा। मैं बराह रास्त इस वक्त अनाउंस करना चाहूंगा अपने नाजरीन को, बल्कि साथ साथ हम बताते रहते हैं और जो ही हमें शॉर्ट्स वहां से मौसूल होते हैं, आपको मालूम है हम चाहते हैं कि हम बराह रास्त भी इस वक्त एक लेजेंड तारिक अजीज साहब, एक ब्रांड पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जिनकी वजह से पीटीवी और पीटीवी एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम थे, तारिक अजीज साहब और पाकिस्तान टेलीविजन। इस वक्त उनकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा की जा रही है और जो ही हमें इस हवाले से शॉर्ट्स मौसूल होते हैं, लाइव सीन्स मौसूल होते हैं, हम आपको दिखाएंगे भी। कमल साहब प्लीज जारी रखिएगा और दोबारा मैं आपको उसी वक्त रोकूंगा जब दोबारा हमें लाहौर लिंक करना होगा। जी कमल साहब। तो एक जिंदगी उस वक्त में उम्र देखिए कितनी कम थी और एक ग्रोइंग अप इकट्ठे और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लीड असलम अजहर साहब जैसे, फजल कमाल और आगा नासिर जैसे लोग आए बाद में, तो
وہ ایک جو فیلنگ تھی کہ ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے وہ اس میں بہت ہے. جیسے میں میوزک کے پروگرام بہت کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نا کوئی گلے سے گاتا ہے اور کوئی سینے سے گاتا ہے. تو سبھی سینے سے بولتے تھے, جو ان کے دل میں تھا, جو جذبہ وہ لے کے ساتھ چلتے تھے, وہ اور جو سچائی تھی اس کے الفاظ کی, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کسی کے لیے بھی, اور وہ ایک بہت بڑا ستون ہے براڈ کاسٹنگ کا اس ملک میں, اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری کا حصہ ہے, جو ہمیشہ ہمیشہ جب بھی پاکستان ٹیلی ویژن کا نام آئے گا, اپنی ثقافت کا نام آئے گا, تاریخ کا نام کیسے کوئی ہٹائے گا یا بچائے گا, وہ تو ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ ان کا میرا ساتھ جو ہے وہ دوستی کا بھی ہے. ہم لڑتے بھی بہت تھے, ان کو ریڈیو پہ بھی جا کے کبھی ڈرامہ کرنا ہوتا تھا تو رات کی لیٹ اناؤنسمنٹ جو ہوتی تھی اس پہ ہم کئی بار لڑتے تھے کہ 9 بجے کو ہم بہت لیٹ سمجھتے تھے ان بچوں میں, اور مجھے گھر جانا ہوتا تھا. تو اس کا ڈرامہ جب ہوتا تو ان کی میری تھوڑی جھڑپ بھی ہو جاتی, لیکن ساری زندگی ہم نے ایک باہمی عزت و احترام آپس میں رکھا. اس جیسا تو میں کبھی بول نہیں سکی, اس جتنے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. اس کے پاس تو وکیبلری کا ایک خزانہ ہے وہ, بالکل اس قدر مطلب الفاظ, اور ایک دم سے جب ہم اسٹیج پہ شو ہم نے کیے, جو بڑے بہت دن ہمارے نیشنل ڈیز وغیرہ جو تھے ان کے شوز پہ ہم اکٹھے بہت بار ہم نے اکٹھے شوز کیے. یہ بہت یادیں یقینی طور پہ آپ کی. ایک آخری ٹویٹ جو طارق عزیز صاحب کی اس وقت ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ اس کو ری ٹویٹ بھی کیا جا رہا ہے, لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے کہ ایوب خاور صاحب کی جانب جاؤں, میں اس ٹویٹ کو پڑھنا چاہتا ہوں. طارق صاحب کی یہ ٹویٹ شام 7:40 پر 16 جون 2020 کو کی گئی, جس میں کچھ ایسے لکھا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وقت تھم گیا, رواں دواں زندگی رک گئی ہے. کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی. نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے, ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آتی. یہ طارق عزیز صاحب کے ساتھ منسلک ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. آئی بلیو کہ ان کی اپنی ٹویٹ ہے, الفاظ سے تو یہی لگتا ہے, لیکن وہی بات ہے, ایسے کئی لاکھوں ہزاروں کروڑوں الفاظ طارق عزیز صاحب کے جو انہوں نے کہے اپنے اس فنی کیریئر کے اندر, یقینی طور پہ ہم ان کو ٹریبیوٹ دیتے رہیں گے. ایوب خاور صاحب, ہم اگر انفرادیت کی بات کرتے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک تو منفرد طارق عزیز صاحب اس لحاظ سے ہو گئے کہ وہ پہلی آواز پہلی شکل تھے جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ آئی. ایک تو یہ اعزاز ان کو حاصل ہو گیا جو کبھی ان سے نہیں لیا جا سکتا اور تاریخ میں امر ہو گئے, لیکن اس کے باوجود وہ محض ایک ایسے اناؤنسر نہیں تھے جنہوں نے پہلی اناؤنسمنٹ کی اور اس کی وجہ سے ان کو یاد رکھا گیا. انہوں نے اپنے کیریئر کے 40 سال اس ادارے کو اور اس فن کو دیے, اور اسی طرح بام عروج پہ رہے جس طرح انہوں نے آغاز کیا. ایسا کیا تھا طارق عزیز میں جو ان کو منفرد کر گیا اس سارے سفر کے اندر؟ بنیادی طور پر السلام علیکم جی, بنیادی طور پر طارق عزیز صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی کریٹو آدمی تھے. ہر اینکر کریٹو نہیں ہوتا, چیزیں یاد کر کے اور یاد کرنے کے لیے دوسروں کی مدد لے کر یا اسکرپٹس لے کر یہ سارا جو کچھ بھی ہوتا ہے, سارا پروسیس جو بھی کسی عام اینکر کے لیے, وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے. ان کی روح جو ہے نا دراصل وہ بولتی تھی جب وہ مائک آن کرتے تھے, لفظ اترتے تھے ان کے دل و دماغ پر, اور ان کا جو لب و لہجہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان میں کیا انفرادیت ان کی آواز کے کارڈز تھے جن کو وہ پراپر جگہوں, پراپر جگہوں پہ یوز کیا کرتے تھے اور نیچرلی یوز کرتے تھے, ارادتاً یوز نہیں کرتے تھے. پھر وہ جذبہ جو ایک اینکر کے دل میں ہوتا ہے, ابھی کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ وہ پاکستان زندہ باد جب نیلام کر کے آخر میں کہہ دیتے تو لگتا تھا کہ پورا پاکستان بول رہا ہے ایسے. سو وہ جو جذبہ اور یہ جو سب چیزیں ہیں نا, یہ اتار چڑھاؤ اور لب و لہجہ اور آواز کے گرینز, ابھی کمال نصیر صاحبہ کی بات ذرا میں سے سن رہا تھا کہ وہ مجھے اس طرح نہیں آ رہی تھی جیسے آپ کی آواز آ رہی تھی مجھے, لیکن بہرحال یہ تربیت ہے بیسیکلی ریڈیو پاکستان کی. ریڈیو پاکستان ایک ایسی درسگاہ تھی جس کے اندر سے
यानी बहुत नुमायां कामयाबियां हासिल करके लोग टेलीविजन में आए थे। तो दरअसल टेलीविजन चलाने वाले भी बेसिकली रेडियो के लोग थे। फजल कमाल साहब, आगा नासिर साहब, असद अजहर साहब गालिबन थे या नहीं मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन बाहर उनका अपना जो एक लबो लहजा था और उनकी अपनी शख्सियत थी, उनके गुफ्तगू और कम्युनिकेशन का जो अंदाज था, तो ये सब लोग जो है ना बेसिकली इन्होंने बुनियादें डाली हैं ईंटों से नहीं, अपने फन की नजाकतों से इस इमारत को उन्होंने मामी उरूज तक पहुंचाया। सही, बिल्कुल सही। में कमल नसीर साहिबा और कमल नसीर साहिबा से कुछ देर पहले बात भी हो रही थी, क्योंकि वो उनकी इब्तदाई हमसफर थी और आज तक यानी उनके ताल्लुकात आपस में, यानी वो ये उस जमाने के लोग हैं। मैं अपने आप भी उस जमाने में शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त इन लोगों को देखता था और मैं बल्कि वो हैरत और तजस्सुस ये कुछ इस तरह की कैफियतें होती थी कि जब ये बोलते थे तो इनहेल करता था मैं इनके बोला जाऊँ। खुशकिस्मती से खुद शायर अदीब हूँ, प्ले राइट भी हूँ और ड्रामा राइटर भी हूँ, और ये मेरी जिंदगी भी इसी दुनिया में गुजर रही है, अभी भी गुजर रही है। तो इनको करीब से देखने का मौका मुझे मिला तब उस वक्त जब कराची में सूरत हाल कुछ दिगरगुन हुई, तो वहां से कुछ लोग शिफ्ट हुए थे पंजाब में और खास तो पाकिस्तान टेलीविजन ने नीलाम घर भी यहाँ शिफ्ट कर दिया। उससे पहले मैं जब कराची स्टेशन में हुआ करता था और ये भी हुआ करते थे, तो हम तो दरवाजा खोल के सिर्फ देखते थे उनको। ये लार्जर देन लाइफ लोग, ये उनकी शख्सियत का एक करिश्मा था, बिल्कुल ऐसी, और इंतहाई इख्तिसार से गुफ्तगू करने वाली शख्सियत। लेकिन नीलाम घर का जो टाइम हुआ करता था नॉन स्टॉप, जिस जज्बे से आप उनको सुनते थे, हैरत होती। जज्बा और उसके साथ साथ जिस तरह का यकीनी तौर पे कदर कलामी की माजरत अयूब खावर साहब, जिस तरह का प्रोग्राम नीलाम घर था, उसके लिए एक बड़ी एनर्जी, बड़ी कुव्वत चाहिए होती थी आपको, बड़ा वो थ्रिल चाहिए होता था उसको लेके जाने के लिए। पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा, और जारी बात है रिकॉर्डिंग में तो ज्यादा वक्त लगता होगा, उस वक्त बराह रास्त प्रोग्राम्स का सिलसिला नहीं होता था, तो वो जो एनर्जी थी वो थ्रू आउट मुसलसल एक साथ एक जैसी रही उनके अंदर। मजे की बात यह कि पीटीवी से उस वक्त भी ऐसे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है ना वो चल रहे थे, लेकिन उन प्रोग्राम्स की जो पेश हुआ करती थी या नबो लहजा हुआ करता तो वो और तरह का हुआ करता। ये इनका अपना क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल सही। किस तरह आपने खींचना है अपनी तरफ। बिल्कुल सही। कैसर शरीफ साहब भी चूंकि साथ मौजूद है, मैं जरा कैसर साहब की भी राय। कैसर साहब, जो एक अनाउंसर होता है, एक एंकर या एक जो कंपेयर होता है, उसकी बेसिकली लोगों को लगता है कि शायद ये एक ही तरह का काम है जो एक ही शख्स कर सकता है। हालांकि ये मुख्तलिफ किस्में एक काम की, जिसको शायद हर शख्स एक काम के अंदर जिसे कहना चाहिए कि परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अशखास ऐसे होते हैं वो जब भी एक ही तौर के एक काम को मुख्तलिफ अतवार से करने की कोशिश करते हैं, एक ही काम को मुख्तलिफ तरह से करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हर तरह के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से उस काम को कर पा रहे हैं। तारिक अजीज साहब की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी, अगरचे कि उनकी वजह शोहरत नीलामगर बना, लेकिन वो एक बेहतरीन मेजबान के तौर पर भी दुनिया उनको जानती है। तो आप इस खूबी के बारे में क्या कहेंगे तारिक अजीज साहब की? देखिए, मैं तारिक अजीज साहब आज जो हुआ, तारिक साहब और मैं पहला शख्स था जो उनके घर पहुंचा, क्योंकि मेरा घर उनके नज़दीक था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली तो मैं उनके घर गया और तारिक साहब और उनकी मिसेज बाबी हाजरा हमारी वो खड़ी थी, तो वो मुझे बड़े प्यार से मिली और कहती कि देखो तुम्हारे तारिक साहब चले गए। तो मैं तारिक साहब को देख रहा था और मेरे दिल भी फटने का था और देख के मैं परेशान, और मैंने पूछा कि क्या हुआ। कहते इतने प्यार से, इतने तहम्मुल से वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं कि मैं देखती रह गई कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये अभी तो ठीक ठाक थे और अभी इन्होंने दिल पे हाथ रखा है और डॉक्टर ने कहा है कि जी भाई ये चले गए। तो जहां तक तारिक साहब की शख्सियत का सवाल है, तारिक साहब हम जैसे जो बिल्कुल नए नए जब पीटीवी में आए और हमने तारिक साहब से कभी हिम्मत करके कहा कि तारिक साहब हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, तो तारिक साहब ने हमेशा मोहब्बत की और हमेशा प्रोड्यूसर को कहते थे कि बेशक वो जूनियर मोस्ट होता था तो उसको कहते थे भाई बताओ करना क्या है। हम कहते थे कि तारिक साहब हमने आपको बताना, कहते नहीं यार तुमने सोचा हुआ है तुम बताओ।
हम तारिक साहब फिर अपने नोट्स, अपने जो भी उन्होंने क्यू कार्ड्स बनाने होते थे वो अपनी हैंड राइटिंग में ब्लैक मार्कर से वो खुद लिखा करते थे और कहते थे कि मैं खुद लिखूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा और छोड़ दो। और फिर जब हमारे जैसे प्रोड्यूसर्स भी, जो बज़्म तारिक अजीज भी मैंने 2-3 एपिसोड्स उनके साथ किए, तो वो अपनी गाड़ी में रुक के इंतजार करते थे कि तुमने मेरे साथ जाना है। और जब प्रोग्राम शुरू होता था तो तारिक साहब उससे पहले गुमसुम बैठते थे, अपनी तैयारी करते थे, दुआएं करते थे। जैसे ही उन्होंने स्टेज के अंदर एंटर होना है, वो एनर्जी पता नहीं कहां से आती थी तारिक साहब के पास। और तारिक साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान या आप कह लें दुनिया की वाहिद शख्सियत और मेजबान थे जिनको जो अपने प्रोग्राम को ऐसे सजाते थे कि जब वो बैतबाजी का मुकाबला करते थे तो वो लगता था कि वो सब जो शायर हैं उनकी शायरी उनको जुबानी याद है और किसी ऐसे शायर उनको जुबानी याद थे जिनका लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। उनकी वजह से लोगों ने शायरी करना शुरू की, लोगों को शायरी का शौक शुरू हुआ, बच्चों ने शायरी की किताबें याद करनी शुरू की, लोगों ने नसर पढ़नी शुरू की, लोगों ने और फिर जो उनकी एक स्माइल थी, जब वो आपको याद होगा कि जब वो शादीशुदा जोड़े को बुलाते थे और उसका सेगमेंट करते थे तो वो इतनी उनके चेहरे पे खुशी आती थी कि जैसे अपने बच्चे आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उस खुशी को महसूस करता था, पूरा पाकिस्तान। म्यूजिक आता था। और फिर तारिक साहब सिर्फ मेजबान अच्छे नहीं थे, तारिक साहब इंसान बहुत आला, बहुत कमाल शख्स। एंड कैसे साहब, ही वाज द मैन ऑफ आइडियाज, क्योंकि जब आप इस तरह के शो कर रहे होते हैं जहां पे मैसिव ऑडियंस आपके सामने होता है, उसमें इमीडिएटली ऐसे आइडियाज लेके आना कि जी किसकी जेब में बिजली का बिल है, किसकी जेब में निकाहनामा है, उसके लिए फिर उसी वक्त सोचना कि उसको किस कंपनी का, किस ब्रांड का तोहफा उसके लिए अनाउंस करना। किसी की जेब में चम्मच है, किसी की जेब में छुरी है, किसी की जेब में फलाना है, किसी की जेब में फलाना पिछले सदियों वाला 5 रुपए का नोट है। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज उनको अचानक आते थे और ये वाहिद एंकर थे, जब ये एंटर होते थे तो इनका इस्तेकबाल जो ऑडियंस थी वो खड़े होकर हमेशा करती थी। ये नहीं होता था कि तारिक साहब आए हैं और वो ऑडियंस जो है, ऑडियंस इनको देख के इनका ग्रैंडर इतना था कि वो खड़े होने पे मजबूर हो जाते थे। नो डाउट इन इट। और ये वो शख्सियत थे जो कि एक ब्रांड थे पाकिस्तान का, जिनको देखकर हमें पाकिस्तानियत का एहसास होता था। हमने उनको कभी कहा कि सर ये 2 मिनट की वॉइस ओवर है, बेटा कर देता हूँ। हमने उनको कभी कहा सर ये पढ़ना है, कभी उनके मुंह से इनकार नहीं सुना, कभी वो नहीं आ सके। कैसे साहब, ये असल में हम ऐसी शख्सियत की बात करें जिसपे मैं और आप मुसलसल बात करते रहें तो शायद यकीनी तौर पे वक्त कम हो जाएगा, अल्फाज कम पड़ेंगे, लेकिन उनकी जो शख्सियत है उसको हम उसका अहाता नहीं कर पाएंगे। वक्त मेरे पास कम है। आप दोनों शख्सियात, खासतौर पे कैसर शरीफ साहब, अयूब खावर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कमल नसीर साहब, आप हमारे साथ ही रहेंगी। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से पहले मुझे एक शेर ही है पंजाबी का जो किसी ने भेजा है तारिक अजीज साहब का, मैं पढ़ देता हूँ फिर ब्रेक ले लेता हूँ। जनाब की अज दी रात में कल्लावा कोई भी नहीं मेरे कोल, अज दी रात ते मेरे रब्बा नेड़े होके बोल। शायद आज की रात के लिए तारिक अजीज साहब ने कहा था। उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है लाहौर में, बल्कि की जा चुकी है। मजीद मनाजिर आएंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आता है। कदीमो कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफियत इंतहाई अहम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कुछ देर पहले हफ्तावार ब्रीफिंग से खिताब किया। आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। At the outset, Pakistan warmly congratulates Ambassador Volkan Bozkir of Turkey on his election as the President of the 75th session of the United Nations General Assembly. The General Assembly has elected 4 non-permanent members to the UN Security Council for a 2-year term commencing from 1st January 2020.
2021. We congratulate Ireland, Norway, and Mexico on their election to the Council. The election of India, however, raises fundamental questions. The UN Charter has entrusted the Security Council with the primary responsibility for maintenance of international peace and security. The Charter stipulates that in discharging this responsibility, on behalf of the Member States, the Council shall act in accordance with the purposes and principles of the United Nations. This is the touchstone for the Council's credibility and legitimacy. India stands in flagrant violation of several resolutions of the Security Council that prescribed a UN-supervised plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. India's gross and systemic violations of human rights in the Indian-occupied Jammu and Kashmir have been extensively documented by international human rights and humanitarian organizations, as well as the Office of the High Commissioner for Human Rights in its successive reports. India has incarcerated 8 million Kashmiris, including the top Kashmiri leadership, with 900,000 occupation troops. The people of the Indian-occupied Jammu and Kashmir have been suffering under an inhuman lockdown and military siege for over 10 months, following India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019. The entire region has been turned into a large prison with unprecedented restrictions which continue despite the ongoing COVID-19 pandemic. India has persistently defied requests to allow international monitors into the occupied Jammu and Kashmir. These Indian actions aimed at illegally altering the demographic structure of the occupied Jammu and Kashmir are in violation of multiple UN Security Council resolutions and international law, in particular the 4th Geneva Convention. While the world is grappling with the unprecedented COVID-19 pandemic, India is busy, unabashedly, advancing the RSS BJP-inspired extremist Hindutva ideology. Over and above, the current Indian leadership has perpetuated massive violations of human rights against its minorities, in particular Muslims, threatening them with statelessness. Rising Islamophobia in India is evident from the destruction of the Babri Mosque. The imposition of the Discriminatory Citizenship Amendment Act, initiation of the National Register of Citizens process, and the targeted killings of Muslims in repeated pogroms in Mumbai in 1993, Gujarat 2002, and New Delhi in February 2020 are various facets of this phenomenon. The Indian state's proclivity to violence is no secret, which is a direct consequence of its headlong militarization and unbridled hegemonic ambitions. It has routinely used aggression in seeking to coerce its neighbors. It has employed terrorism at one time or another as a state policy to destabilize every neighboring state. It has border disputes with all its neighbors. India's so-called 5S approach in the UN Security Council is only a smokescreen to mask the arrogant, belligerent, and confrontational side of India. Perhaps India would do well to consider another S, that is, Satya, or truth. The truth of Indian oppression, aggression, and occupation, which cannot be covered up by false espousals. Indian actions in the Indian-occupied Jammu and Kashmir and beyond are fundamental negation
of the purposes and principles of the UN Charter. India is a consistent violator of the UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir dispute. And rather than facilitate it, a country with such credentials must be held accountable. India must be asked to abide by the resolutions of the UN Security Council. Pakistan will be working with the rest of the members of the Security Council in advancing the objectives of international peace and security in South Asia and beyond. Separately, as part of his continued diplomatic outreach, the Foreign Minister of Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, held a telephonic conversation with his Russian counterpart, His Excellency Foreign Minister Sergei Lavrov. Matters of mutual interest, including the COVID-19 pandemic, cooperation at the multilateral fora, prospects of enhanced bilateral cooperation, and regional issues were discussed. Foreign Minister Qureshi underlined that Pakistan considered Russia an important partner and desired to forge a long-term and multidimensional partnership. In the context of the Indian-occupied Jammu and Kashmir, Foreign Minister Qureshi shared a deep concern over the continuing double lockdown as well as the intensification of military crackdown by the Indian occupation forces and the attempt to change the demographic structure of the occupied territory. Foreign Minister also underlined the importance of urgent steps to address the grave situation. The Ministry of Foreign Affairs and our missions abroad, together with all stakeholders, continue to facilitate and assist our compatriots across the world to return safely to Pakistan. During the last 2 weeks, 7,001 Pakistani citizens were repatriated from Dubai, 111 from Mauritius, 250 from Toronto, 119 from Amman, 556 from Jeddah, and 2,004 nationals were brought back from Riyadh. 140 from Dammam, 253 from Baghdad, 439 from Kyrgyzstan, and 70 from Norway. Till date, 82,462 Pakistani nationals have been repatriated from 73 countries. We extend our appreciation to all the governments and authorities in these countries for their support and cooperation in facilitating the repatriation of Pakistani nationals. Separately, Pakistan also strongly condemns the latest attempt by Houthi militia to target civilians in Khamis Mushair, Saudi Arabia. It is commendable that the bomb-laden UAV was successfully intercepted and destroyed. Pakistan reaffirms its full support and solidarity with the brotherly Kingdom of Saudi Arabia against any threats to its security and territorial integrity. The Foreign Office announces with profound sorrow the passing away of an eminent colleague and a distinguished diplomat of Pakistan, His Excellency Ambassador Gul Hanif in Karachi today. The Foreign Office family, officers, staff, and family members extend our deepest condolences to the family of Ambassador Gul Hanif and pray that the Almighty Allah have mercy on the departed soul. Ameen. Thank you very much. दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी कुछ देर पहले हफ्तावार ब्रीफिंग से खिताब कर रही थी, जो कि आपने मुलाहिजा किया। इस हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि भारत के सलामती काउंसिल के इलेक्शन पर सवालिया निशानात हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है और भारत ने पूरे मकबूजा कश्मीर को एक जेल बना रखा है। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और सितम, इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी और खित्ते के अमन के लिए भारत की पॉलिसियां खतरनाक हैं।
انہوں نے کہا کہ UN چارٹر کے تحت سلامتی کونسل پر عالمی امن و امان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بھارت اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ گواہی دے کہ تم کھڑے وفات کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے شہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوٹ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی چپچو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے، تم کھڑے تھے، تم کھڑے تھے۔ تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائی، نئی منازل ہمیں دکھائی۔ تمہارے چہرے کی بڑھتی جھریوں نے ولولوں کو نمود بخشی، ولولوں کو نمود بخشی۔ تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری مٹی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے، تم کھڑے تھے۔ ہماری دھرتی کے جسم سے جب ہوس کے مارے سیاہ سونکوں کی طرح چمٹے تو تم کھڑے تھے۔ تمہاری ہمت، تمہاری عظمت اور استقامت تو وہ ہمارا ہے جس کی چوٹی تک پہنچنا نہ پہلے بس میں رہا کسی کے، نہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ تو آنے والی تمام نسلیں گواہی دے گی کہ تم کھڑے تھے، کہ تم کھڑے تھے، کہ تم کھڑے سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کھڑے تھے۔ کہاں سے لائیں گے ہم ایسی آواز، ایسا انداز، ایسا تلفظ، ایسی ادائیگی، ایسا جوش، ایسا ولولہ جو طارق عزیز صاحب میں تھا؟ یقینی طور پہ آج قوم کا بہت بڑا نقصان ہے اگر ہم اس بات کو سمجھیں۔ پاکستان کی براڈ کاسٹنگ انڈسٹری کا، پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نقصان ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھاؤ بھر جاتے ہیں جب وقت گزرے، لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں خوشبخت شجاعت صاحبہ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ آپ ان کو جانتے ہیں، بہت مشہور، بڑا نام، بڑا فیس پاکستان ٹیلی ویژن کا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی اب وابستہ ہیں۔ اور خواجہ نجم الحسن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ونس اگین، سابق ڈائریکٹر پروگرامز، بہت بڑے پروڈیوسر، بہت بڑے بڑے پروگرامز پروڈیوس کیے اور بہت بڑا نام اٹ سیلف پاکستان ٹیلی ویژن کی پروڈکشن کو لے کر، وہ بھی ہمارے ساتھ اسکائپ لنک پہ۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواجہ صاحب، میں چونکہ کنول نصیر صاحبہ سے تو اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کچھ اپنی یادداشتیں ہم تک پہنچائیں۔ آپ نے بہت بڑی شخصیات کے ساتھ کام کیا، ون آف دیم از جناب طارق عزیز، اور یہ وہ لوگ تھے جو ایک ہی تھے، جسے ون اینڈ اونلی کہا جاتا ہے۔ طارق عزیز صاحب، میڈم نور جہاں، معین اختر، آپ نے کام کیا، آپ ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا آپ کو۔ آج چلے گئے طارق عزیز صاحب، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، میں تو بلیو نہیں کرتا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور بستے رہیں گے، اپنے کام کی وجہ سے بھی، اور جو ہمارے ساتھ ان کا محبت تھی ہماری ان کے ساتھ۔ اچھا، اتنی انرجی میں نے آج تک کسی بھی اینکر کے میں نہیں دیکھی۔ سیڑھیاں اترتے تھے، وہ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، پورے ڈائلاگ بولتے ہیں۔ میں نے ابھی تک تو کوئی ایسا اینکر نہیں دیکھا، لیکن اتنے سال ہو گئے۔
अभी पीछे मैं कमल नसीर को याद होगा, हम 5 साल पहले एक प्रोग्राम जनरल आसिम बाजवा ऑफ DG ISPR होते थे, उन्होंने कहा कमल आप तारिक और नजम रिक्रिएट करें 1964 का टेलीविजन। जिस दिन पहले दिन आप आई हैं आपने अनाउंसमेंट की, तारिक अजीज ने की और नूरजहां आई थी, तो हमने नूरजहां के बजाय जिले हुमा को रख लिया। अब ये भी देखिए जिले हुमा का वो आखिरी प्रोग्राम था। कमल आप बताएंगी कि वो कितना उस प्रोग्राम में हमें अच्छा लगा। हमने पूरे का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था वो पीरियड ही, जो वो पीरियड था ना 64 का जब हमने शुरू किया, ये 5 साल पहले की बात है। और तारिक अजीज साहब का भी उसी तरह एनर्जी लेवल, उसी तरह उन्होंने अनाउंसमेंट की पहली, कमल ने भी उसी तरह अनाउंसमेंट की। वी नेवर फेल्ट के अच्छा अब हमारी दोस्ती भी का लेवल भी तो देखे ना, कब से 70s से वी बिन वर्किंग टुगेदर तारिक साहब के साथ। कभी कोई मशवरा करना होता था या कोई चीज कहलवानी होगी या 2 मिनट की कमेंट्री करानी, बल्कि उस दिन ये वो 11 सेक्टर में मुझे याद है 250 बंदा बर्फ के नीचे हो गया था, तो वहां पे इन्होंने खड़े 2.5 मिनट की इन्होंने छोटी सी कमेंट्री की, विच इज समथिंग ग्रेट। यानी उन्होंने कभी एतराज नहीं किया 1 मिनट की या 2 मिनट की या 50 मिनट का प्रोग्राम है, उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खुशबख्श शुजात साहिबा, चूंकि आप पार्लियामेंटेरियन भी और उसके साथ साथ आप एक टीवी एंकर के तौर पे ओबियसली हम आपको जानते हैं, बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे। तारिक अजीज साहब की शख्सियत के हवाले से तो इज़हार ख्याल कीजिए, उसके अलावा एक अपने इंटरव्यू में तारिक साहब ने जिक्र किया कि उनकी एक तसनीफ है जो आखिरी तसनीफ के तौर पे आने वाली है, अभी तक मार्केट में तो नहीं आई, फुटपाथ से पार्लियामेंट तक, जिसमें यकीनी तौर पे तारिक अजीज साहब ने अपने तजर्बात का जिक्र किया होगा। जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। आप तारिक साहब की शख्सियत का अहाता कैसे करती हैं? वो एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे भी, देन एज अ पॉलिटिशियन, देन एज एन एंकर, फिल्म स्टार, एक्टर, और उसके बाद फिर एक एंटरटेनमेंट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, एक मखलूक खुदा के लिए काम करने वाले एक शायर, बहुत बड़ी शख्सियत थे। प्लीज कहिएगा क्या कहना चाहती हैं आप? खुशबख्श शुजात साहब। खुशबख्श साहिबा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, और फुटपाथ से पार्लियामेंट तक एक जो तसनीफ है इसके बारे में हमें मालूम पड़ा है कि वो तारिक अजीज साहब की आखिरी किताब है, जो कि यकीनी तौर पे अगर जब मार्केट में आएगी तो हम पढ़ के जान सकेंगे कि उसमें उन्होंने अपने सफर को किस तरीके से बयान किया। कमल नसीर साहब, आप बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, आपके लिए ये लम्हा यकीनी तौर पर नया भी नहीं है, चूंकि इससे पहले भी कई लेजेंड्स को हमने इस तरीके से जाते देखा, उनकी बातें करते देखा, लेकिन तारिक अजीज साहब वाज अ ब्रांड। हम बात करते थे, तारिक अजीज साहब वो शख्सियत है जिनके बारे में मिसाल दी जाती थी, जिनका नाम इस्तेमाल किया जाता था। आज तारिक अजीज साहब जा रहे हैं, जो हमारे असरे हाजिर का मीडिया है, जो आजकल के अनाउंसर्स हैं, कॉम्पेयर्स हैं, एंकर्स हैं, उनके लिए तारिक अजीज साहब की शख्सियत क्या है आपके ख्याल में? कमल साहब, क्या होना चाहिए, यूं भी कह सकते हैं। देखिए, जो जैसे नजम मेरे बहुत ही अजीज दोस्तों में से, मतलब वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इस वक्त वो हैं, मेरे प्रोड्यूसर भी हैं, और ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ना, जब आप अपने आप को फील करते हैं कि आप इस महक में या इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये तो दिल के मामले वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कोई कंप्यूटर की दुकान तो है नहीं। यहाँ जब आप अपने आप को उसके हवाले करते हैं तो आप उसकी इज्जत का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अपना तो जो आपका पर्सोना एक बन गया है वो है, लेकिन तारिक, देखिए हर एंकर को अब ये जो हॉपिंग होती है ना, जहाँ बेहतर हुआ, चलिए इकोनॉमिक्स है उन लोगों की, जरूर हो जाए, लेकिन जैसे रेडियो पाकिस्तान को हम मरते दम तक ओन करेंगे, जैसे अयूब खावर ने, मेरे अजीज ने कहा था कि हम अपनी नोक पलट देर जबर वहां से दुरुस्त करके आए हैं और सिखाया गया है, और बहुत मेहनत से। तो तारिक की एक और बात उन्होंने किया, अपने फुटपाथ से बाहर तक का, हम 6 सितंबर का 14 अगस्त का प्रोग्राम करने जा रहे थे, तो रस्ते में से जब हम गुजरे तारिक और हम सब इकट्ठे थे, मैं उनको लेके जा रही थी, हम दोनों उसको कंपेयर कर रहे थे, तो ये शायद 3-4 बरस पहले की बात, 3 बरस पहले की बात है। तो रस्ते में वो जब हम गुजरे हैं दाता दरबार के सामने से, तो तारिक कहने लगा यहाँ मैं सो जाया करता था इसी घास पे। मेरा ड्राइवर हमारा वो बड़ा हैरान हो, क्या बात है। कमल साहबा, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, खुशबख्श साहिबा ने दोबारा भी ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूँ जरा मैं उनके भी तासुरात ले लूँ। खुशबख्श साहिबा, 1 मिनट के अंदर, आप चूंकि राब्ता मुनक़ता हो गया, 1 मिनट के अंदर प्लीज आप जो भी कहना चाहें तारिक अजीज साहब के हवाले से।
एक मिनट तो बहुत कम है तारिक साहब, यकीनी तौर पर, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कंवल यहाँ बैठे हैं, नजम साहब बैठे हैं, वो हम असरों में से थे, मैं भी उनके हम असरों में से थी और उनसे मेरा ताल्लुक रहा। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन का जो खास तहजीबी कल्चर था वो उसके नुमाइंदा थे, और इस तहजीबी कल्चर को आज लोग ढूंढ रहे, तलाश कर रहे, वो मिल नहीं रहा कहीं, और वो अमीन थे इस चीज से। उनके अंदर पूरा पाकिस्तान टेलीविजन समोया हुआ था, और अगर उनका कोई तलफ्फुज़ की तारीफ कर रहा है, लहजे की कर रहा है, तो उनकी तो लोग करते थे, उन्होंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम पोर जो एक तहजीब थी और जो कल्चर था पाकिस्तान टेलीविजन का, वो उसको लेकर आगे बढ़े थे। मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी शख्सियत, आपने अभी कहा कि हमसे आज एक बहुत बड़ी शख्सियत दूर हो गई, लेकिन मैं माजरत के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जैसे अभी कमल बैठी है, जैसे नजम साहब बैठे हैं, जैसे तारिक साहब थे, जाने के बाद तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान टेलीविजन में हमें कहाँ नजर आ रहे थे तारिक साहब, कहाँ खड़े थे तारिक साहब, पाकिस्तान टेलीविजन ने उनको याद किया, उनकी वफात के बाद हम याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन मौजूदगी में जहाँ उनका मकाम होना चाहिए वो मकाम उन लोगों को नहीं मिल पाता। ये सारे वो लोग हैं जो लेजेंड्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को नहीं बल्कि मीडिया को सरफराज किया है। ये तो आज आपको सारे चैनल्स नजर आ रहे हैं और हर कैमरे, हर स्क्रीन पे कोई नजर आ रहा है, उसके उस्तादाने गिरामी ये लोग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यकीनी तौर पे इनका जो मकाम है दो बहुत जरूरी है दिया जाना। और हम जितना भी करें, ये शख्सियात इतनी बड़ी है, खुशबख्श साहिबा आपने खुद भी कहा, हम जितना भी कर लें यकीनी तौर पे इन शख्सियात की जो खिदमात हैं, इवन आप भी उनमें शामिल हैं, वो हम उसका इजाला कर नहीं सकते, इतना मुश्किल काम है। मेरे पास वक्त इंतहाई कम है, बिल्कुल आखिरी कलिमात आप अगर कुछ कमल नसीर साहिबा कुछ आप कहना चाहें तो आप जरूर कहिए, चूंकि एक इतना मुश्किल लम्हा लगता है। मुझे याद है जब मोइन अख्तर साहब दुनिया से रुखसत हुए थे, हमने उनकी नमाज जनाजा बराह रास्त ऐसे ही टेलीविजन पे नशर की थी, मुश्किल तरीन लम्हात में से एक था। और आज तारिक अजीज साहब, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जा रही हैं, इनके होते हुए उनकी एक अपनी बरकत थी, अपनी रहमत थी, लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम है। जो भी आप कहना चाहें आखिरी लम्हात में। कमल साहिबा। मुझसे जी, जो खुशबख्त ने कहा, खुशबख्त जीती रही है आप, बहुत खूबसूरत बोलने वाली खातून, ऐसी पर्सनैलिटी, उसका पर्सोना इतना खूबसूरत है खुशबख्त। मैं आपके मीना बाजार में आई थी, इसी तरह मैं कराची तारिक के नीलाम घर पे गई थी। तारिक अजीज, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो जीते हैं सब आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो उनसे कोई फायदा मुस्तफीद होने की कोशिश करना चाहिए और उनको ओन करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, हम आप सबको ओन करते हैं, आप भी ओन कीजिए। तारिक, तुम हमेशा हमारे दिल में सलामत रहो और रहोगे, ख्यालों में क्या, हमारे पास हो हर वक्त। ये बातें आपकी, आपके अल्फाज, आपकी पर्सनैलिटी जैसे भाग के आते थे करने को, कोई एनर्जी। कमल साहिबा बहुत शुक्रिया। ख्वाजा नजमुल हसन साहब, खुशबख्श शुजात साहिबा, तारिक अजीज साहब की चंद लाइनें हैं जो वैसे ही मेरे सामने आ गई, तो मैंने कहा मैं पढ़ देता हूँ। उनका कहना है कि पता नहीं की होना है, पता नहीं की होना है, पिछला पैर शाम दा दिल नू अजब जी उदासी है, इंज लगदा है सारे नगर दी कोई वड्डी चीज गवाची है, इंज लगदा है जिमें खलकत अपने लहू दी प्यासी है। तारिक अजीज साहब को अलविदा। बात करते रहेंगे हम अल्फाज की हद तक और इस प्रोग्राम की हद तक अलविदा। तारिक अजीज हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इब्तिदा है कदीम कायम कय्यूम